टू डायमेंशनल में मूव करता है, along x and y axis both it moves. ठीक है, तो that's why we are studying this. It's a motion in 2 dimension. सर्कुलर मोशन में मुझे याद है लास्ट टाइम मैंने आपको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस वेक्टर ऐसे कुछ नए टर्म्स बताए थे. ठीक है, आई होप यू रिमेम्बर दैट. ओके, उसके बाद लास्ट जो टॉपिक चल रहा था इट वाज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? the circular motion in which velocity, that omega, angular velocity remain constant, that is called uniform circular motion. So आज भी हम लोग उसी टॉपिक से आगे बढ़ रहे हैं. We'll also discuss uniform circular motion again. Okay, uniform circular motion. Okay, so इसमें मैंने आपको बताया था ये ऐसा मोशन है जिसमें ओमेगा जो रहता है, the angular velocity with which the body revolves, the omega remain constant. ठीक है, आज मैं इसके बारे में कुछ और चीजें बता रहा हूँ, ध्यान से. आई एम टेलिंग यू सम मोर थिंग्स अबाउट इट. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को इन शॉर्ट हम लोग यूसीएम लिख सकते हैं. यूसीएम लिख सकते हैं. ठीक है, अब देखो यूसीएम जो है ना, इसके बारे में चलो मैं आगे थोड़ा बता रहा हूँ. अभी यूसीएम के लिए कहा जाता है कि यूसीएम इज एक्चुअली अ पीरियोडिक मोशन. इट्स अ पीरियोडिक मोशन. ओके, ये एक पीरियोडिक मोशन है. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक मोशन? एक्चुअली में ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अभी आने वाला है, पीरियोडिक मोशन. ठीक है, पीरियोडिक मोशन क्या होता है? देखो, अगर कोई मोशन है जो अपने आप को रिपीट करता है आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल्स, तो उस मोशन को पीरियोडिक कहते हैं. अगर मोशन है जिसमें सेम चीज बार बार हो रही है, तो अपने आप को रिपीट कर रहा है बार बार, तो ऐसे मोशंस को पीरियोडिक मोशंस कहते हैं. देखो, why UCM is a periodic motion वो मैं समझा देता हूँ. Why it is periodic? See, suppose यहाँ पे एक बॉडी है. The body is at A point. बॉडी A पॉइंट पर है. अब बॉडी ऐसे मूव किया और वापस यहाँ पे आ गई ऐसे, मतलब बॉडी इज डूइंग अ सर्कुलर मोशन. बट जब ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, सपोज उसका स्पीड कांस्टेंट है, इट इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड, स्पीड कांस्टेंट है, तो मतलब ये फिर ये यूसीएम हो गया. यहाँ पर बॉडी यूसीएम परफॉर्म कर रही है. ओके, तो इसमें बात है ये बॉडी ए पॉइंट से स्टार्ट होगा. ठीक है, एंड व्हाइल आफ्टर कंप्लीटिंग वन राउंड इट विल अगेन कम बैक टू ए. ए से स्टार्ट होके वापस ए पे आएगा, राइट? उसके लिए जो टाइम लगेगा ना, द टाइम दैट इट टेक्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, सपोज वो टाइम है, एक जस्ट एग्जांपल है, सपोज वो टाइम है टी. कैपिटल टी लिखा है मैंने. कैपिटल टी इज अ टाइम इन विच वन रेवोल्यूशन इज ओवर. तो वापस वो ए पे आ गया. अब ये टी टाइम के बाद क्या होगा? इसके बाद वापस वो सेम सर्कुलर पाथ में घूमेगा और फिर से ए की तरफ आएगा. अगेन इट विल टेक टी टाइम. उसके बाद क्या होगा? फिर से वो ए तक रीच होगा, फिर से उसके बाद सेम प्रोसेस रिपीट होगा. तो आई कैन से if the one revolution is completed in the t seconds time, so after every t seconds the motion will be repeated ना, same चीज होगी t seconds के बाद. That's why it is periodic. ठीक है, आई होप समझ गया. लेकिन अगर किसी को कंफ्यूजन है तो ध्यान से सुन लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ. Suppose the body started from a point and the time taken to complete this one revolution, ये पूरा एक one revolution, एक पूरा one round मारने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम है ये t. t is a time in which one revolution is over. ठीक है, तो इतने टाइम के बाद क्या होगा? एक रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया, तो बॉडी क्या करेगा? वापस ए पॉइंट पर आ जाएगा. और उसके बाद क्या होगा? उसके बाद सेम चीज वापस रिपीट होने वाली है. अगेन इट विल डू द सर्कुलर मोशन बियॉन्ड ए पॉइंट इट विल गो. तो आई कैन से after every this t second the motion will repeat itself. That's why it is a periodic motion. ठीक है, और क्योंकि ये बॉडी एक ही स्पीड से चल रहा है, it is constantly running at the same speed, so क्या होगा? in every t second one revolution will be over, then again in t second another revolution will be over.
सो ये जो t है, t is a time after which the same thing will repeat. ये जो t है ना, it's a time after which the one revolution will be over and it will be repeated then. इस t को हम लोग बोलते हैं पीरियड. जब भी कोई मोशन पीरियडिक मोशन होता है तो उसमें पीरियड करके भी एक चीज होती है. व्हाट इज पीरियड? यू कैन कॉल इट एज अ पीरियड और यू कैन आल्सो कॉल इट एज अ टाइम पीरियड. दोनों नाम चलते हैं. टाइम पीरियड बोलो या सिर्फ पीरियड बोलो, इट्स ओके. व्हाट इज पीरियड? पीरियड इज दैट टाइम आफ्टर विच द मोशन रिपीट्स. एक्चुअली यही होता है. पीरियड वो टाइम है जिस टाइम के बाद मोशन फिर रिपीट होता है. तो यहाँ पर क्या होगा इन केस ऑफ यूसीएम, दिस पीरियड इज दैट टाइम after which one revolution is over. मैं पे definition लिख देता हूँ. Time period is actually the time. Time period is a time in which the body completes one revolution. ठीक है. यहाँ पे रेवोल्यूशन मतलब ये कि राउंड मारने को बोल रहा हूं मैं. एक पूरा सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने के लिए, एक पूरा सर्कल कवर करने के लिए जो टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. ठीक है. और टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम पीरियड वो टाइम है जिसके बाद मोशन फिर रिपीट होता है. क्लियर? तो ये पॉइंट्स मेंशन करो. यूसीएम इज अ पीरियडिक मोशन. ठीक है. पीरियडिक मोशन है तो इसका पीरियड भी रहता है. पीरियड इज डिनोटेड बाय टी सिंबल. It's a time in which you complete one revolution. ठीक है. I'm sure you have got this. ठीक है. फिर भी एक practical example बता देता हूँ उसका. Everybody knows, एक practical example सुन लो. Everybody knows that moon is a satellite of the earth. Moon एक satellite है. Moon भी अर्थ के अराउंड ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमता है. जैसे ये बॉडी घूम रही है ना, वैसे मून भी अर्थ के अराउंड घूमता है. आप में से किसी को पता है कि मून को अपना ऐसा एक राउंड फिनिश करने के लिए, एक ऐसा सर्कल कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है? एनीबॉडी नोस? एवरीबॉडी नोस दैट मून जो है वो अर्थ के 70 days. हाउ मेनी डेज? 27. 27. हाँ, 27 बोल सकते हैं. 27 पॉइंट समथिंग है तो अप्रॉक्स 28 लिया जाता है ऑलमोस्ट. इट्स ओके. एक्चुअली कितना है बताओ? एग्जैक्टली बताओ तो 27.3 है. 27.3 days which is taken as 28 usually practically हम लोग 28 मान के चलते हैं. 27.3 days लगते हैं स्टूडेंट. जो मून है उसको अर्थ के अराउंड अपना सर्कुलर पाथ कंप्लीट करने के लिए 27.3 days लगते हैं. तो ये क्या हो गया पता है? 27.3 days क्या है? इट्स अ टाइम पीरियड. इतने टाइम के बाद फिर से वो रिपीट होगा सर्कुलर मोशन. तो आई कैन से दैट द पीरियड ऑफ मून्स मोशन, मून का जो ये मोशन है अराउंड द अर्थ, उसका जो पीरियड है वो 27.3 days का है. ओके. चलो, वेल एंड गुड. ठीक है, आपको पता है ये चीज. गुड. सो पीरियड क्लियर? इन डेफिनेशन नोट कर लो स्टूडेंट. ओके. तो याद रखो यूसीएम जो है वो एक पीरियडिक मोशन है एंड हर पीरियडिक मोशन का एक पीरियड होता है. पीरियड होता है टाइम टेकन टू कंप्लीट. हियर इट विल बी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन राउंड. एक राउंड मारने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड. चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ स्टूडेंट्स. नेक्स्ट एक टर्म है फ्रीक्वेंसी. ये जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ ये सारे टर्म्स यूसीएम से रिलेटेड है. नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी. Frequency is also, you have heard about this. Frequency is denoted by the symbol N in the physics. Frequency का symbol F नहीं होता है. Usually आप F लिख सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, but the standard symbol is N, not F. याद रखो ये चीज. Frequency का symbol N है. Frequency is a word that you must have heard in the 10th standard or lower classes also. ठीक है. यहाँ पर सर्कुलर मोशन वी आर डिस्कसिंग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. इसमें फ्रीक्वेंसी क्या आता है मैं वो बता देता हूँ. ठीक है. फ्रीक्वेंसी का अगर एक जनरल मीनिंग बताऊं, जनरल मीनिंग विच कैन बी अप्लाइड एनीवेयर, तो ये है फ्रीक्वेंसी गिव्स अस द आइडिया दैट हाउ मच फ्रीक्वेंटली
दिस बॉडी इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ये बॉडी जो सर्कुलर मोशन कर रहा है वो कितना फ्रीक्वेंटली कर रहा है, ठीक है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। और थोड़ा इसको क्लियर करते हैं। फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है कि एक सेकेंड के अंदर जितने रेवोल्यूशन ये कंप्लीट कर रहा है, द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, the number of revolutions which are performed in 1 second, that is called frequency। ठीक है, एक सेकेंड में जितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन ये मार सकता है, नंबर ऑफ राउंड ये कंप्लीट कर सकता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इन एंटायर फिजिक्स, थ्रू आउट द फिजिक्स, फ्रीक्वेंसी ऐसे ही होता है, नंबर ऑफ मोशंस परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। ठीक है, आप एक सेकेंड में जितने ज्यादा राउंड्स मारोगे उतना फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड इन 1 सेकेंड। नोट डाउन कर लो। ठीक है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड इन 10th स्टैंडर्ड एंड 9th, बट आपको आज 11th स्टैंडर्ड में क्या करना है, फ्रीक्वेंसी का मीनिंग समझना है। यू हैव टू कीप इट इन माइंड बाय अंडरस्टैंडिंग इट्स मीनिंग। अब आप मगअप करके नहीं जा सकते आगे। तो फ्रीक्वेंसी अगर मीनिंग अभी तक समझ में नहीं आ रहा है, क्या मीनिंग है इसका, सिंपल बता देता हूं। देखिए, एक एग्जाम्पल से समझा देता हूं मैं। देखिए, अगर कोई बस स्टैंड है, इट्स वी आर हैविंग एनी बस स्टॉप है सपोज। ठीक है, बस स्टॉप पे लगातार बसेस आती रहती है, बसेस आती हैं फिर जाती है। लेकिन आपने देखा होगा कुछ बस स्टॉप्स पे ज्यादा बसेस रुकती हैं, जो क्राउडेड बस स्टॉप्स रहते हैं, और कोई कोई बस स्टॉप बहुत दूर रहता है, कोने में रहता है, गांव में रहता है, तो वहां पे कम बसेस आती है, तो नंबर ऑफ बसेस इक्वल तो नहीं आती है। ठीक है, अब मैं अगर कोई बस स्टॉप ले लेता हूं, और एक बस स्टॉप ले लेता हूं, और उस पर मुझे चेक करना है कि बसेस का फ्रीक्वेंसी कितना है, और हाउ मच फ्रीक्वेंटली बसेस आर कमिंग, वो मुझे मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा, आई विल कैलकुलेट द नंबर ऑफ बसेस कमिंग इन 1 आवर। सपोज मैं ऐसे कैलकुलेट करूंगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ बसेस आर कमिंग इन 1 आवर। वहां पे 1 सेकेंड तो नहीं चल सकता, यहाँ पे देखो मैंने 1 सेकेंड लिखा है, 1 सेकेंड तो नहीं चलेगा, एक सेकेंड में बसेस नहीं आएंगी, तो एक 1 आवर ले लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आई विल सिलेक्ट अ बस स्टॉप एंड आई विल स्टैंड ओवर देयर एंड आई विल काउंट कि एक घंटे में कितनी बसेस आती है। जितनी बसेस एक घंटे में आएंगी उस हिसाब से फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगा। ठीक है, सपोज कोई बस स्टॉप है जिसमें एक घंटे के अंदर 10 बसेस आ रही है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 10 हो गई। दूसरा बस स्टॉप है, उसमें एक घंटे के अंदर 20 बसेस आ रही है, 20 बसेस आर कमिंग, तो उसकी फ्रीक्वेंसी 20 हो गई। ठीक है, आई थिंक इससे समझ में आ जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी आपको मेजर करना होता है ना, इट्स अ नंबर ऑफ दैट थिंग पर सेकेंड, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड पर सेकेंड। क्लियर? तो दोनों डेफिनेशन आप लिख लो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड। अब राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग यूसीएम, राइट? यूसीएम हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूसीएम में ऐसा होता है कि जो ये फ्रीक्वेंसी है ना एन, और दूसरा एक हमने चीज डिस्कस किया टाइम पीरियड टी, इन दोनों में एक रिलेशन है, एंड फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है। आपने कभी स्कूल लेवल में सुना है एनी रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड? इनवर्स। सुना है कभी स्कूल लेवल में सुना है? यस। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रपोज। हाँ, कोई स्टूडेंट बोल रहा है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कोई बोल रहा है इनवर्सली। ठीक है, दोनों में से एक करेक्ट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल करेक्ट है स्टूडेंट। फ्रीक्वेंसी इज एक्चुअली इक्वल टू 1 by टाइम पीरियड। Frequency is actually equal to 1 by time period. See, ये डोंट वरी, मैं ये फॉर्मूला भी आपको प्रूफ करके दे दूंगा, यू शुड नो द प्रूफ ऑल्सो, बट दिस इज अ फॉर्मूला। फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय 1 by टाइम पीरियड। ये है रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। पहले आप ये रिलेशन नोट कर लो, देन आई विल प्रूव इट फॉर यू।
ओके तो फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय टाइम पीरियड, ठीक है। अब चलो ये देख लेते हैं कि ये प्रूफ कैसे करेंगे। इन द एग्जाम प्रूफ विल नॉट बी आस्क्ड, प्रूफ सिर्फ मैं आपके नॉलेज के लिए दे रहा हूं, जस्ट सो दैट यू शुड नो द प्रूफ, ठीक है। देखो इसका प्रूफ आपको तभी समझेगा जब आपका डेफिनेशंस क्लियर होंगे। यू शुड नो द प्रॉपरली डेफिनेशन ऑफ टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। एक बार डेफिनेशंस पढ़ लो, क्या टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, वो पढ़ लो एक बार, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इस फॉर्मूला का प्रूफ दिखा देता हूं। हाउ कैन यू प्रूव दैट n इज इक्वल टू 1/t? सी सपोज सर्कुलर मोशन चल रहा है, देयर इज अ सर्कुलर मोशन गोइंग ऑन। सर्कुलर मोशन का जो पीरियड है, टाइम पीरियड, लेट्स से इट इज t, ओके, टाइम पीरियड t है। टाइम पीरियड t होने का मतलब ये होता है दैट वन रेवोल्यूशन विल बी कंप्लीटेड इन द t सेकेंड्स, राइट। अगर टाइम पीरियड t है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ one revolution will be completed in the t seconds. So two revolutions will be completed in how much time? Two revolutions will be 2t completed second. 2t. 2t second. 2t second. और ऐसे ही चलते जाओ, सेम बेसिस पे चलते जाओ, the n revolutions will be completed in the time of nt seconds. बराबर, सिंपल है। तो n revolutions will be completed in the total time of nt seconds, ठीक है। ये जो मैंने अभी रिजल्ट मिला मुझे, इसको मैं फर्स्ट इक्वेशन दे देता हूं। So in the first equation, I got the result that n revolutions will be performed in the time of nt seconds, जो बिल्कुल करेक्ट है। अब सपोज मैं क्या बोलता हूं कि जो n है ना, सपोज n इज अ फ्रीक्वेंसी, सर्कुलर मोशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो n है। अगर फ्रीक्वेंसी n है ना, इसका मतलब होता है कि n revolutions will be performed in 1 second, तभी n फ्रीक्वेंसी बनेगा। अगर n फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब है कि n revolutions are performed in 1 second, है ना। अगर मैं बोलूं 10 revolutions are performed in 1 second, फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 10 हो गई। तो वैसे ही अगर n revolutions are performed in 1 second, तब फ्रीक्वेंसी n हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई? तो सपोज n फ्रीक्वेंसी है, which means n revolutions will be performed in 1 second. See equation 1 and 2. इक्वेशन 1 में आपने बोला है कि n revolutions will be performed in nt seconds. यहां पर हम लोग बोल रहे हैं कि n revolutions will be performed in 1 second, और दोनों राइट है। तो दोनों राइट है, इसका मतलब ये हुआ कि nt seconds must be equal to 1 second. n into t must be equal to 1 then. तो n into t जो होगा, it must be equal to 1. So n आ गया 1/t, ये देखो हो गया। समझा, लॉजिकली प्रूफ कर दिया। देखो डोंट वरी, आहिस्ता आहिस्ता आपको भी समझ में आ जाएंगी ये चीजें, ठीक है। बट आई थिंक प्रूफ इज नॉट दैट डिफिकल्ट, यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। दिस अ प्रूफ स्टूडेंट, ये प्रूफ कहीं मिलेगा नहीं आपको, इन नोवेयर, नो बुक यू विल गेट दिस। ये हमने अपने मतलब सोच सोच के हमने ऐसे डिराइव किया है इस मेथड को। तो आपको चाहिए तो आप नोट कर लो, नो प्रॉब्लम, बट यू विल नॉट गेट दिस इन योर टेक्स्ट बुक, डोंट वरी। चाहिए तो नोट कर लो, एंड डोंट वरी, एग्जाम में नहीं आएगा, इट इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस पे मेंशन कर लो, it's extra, not for exam. Okay. Okay, so this completes proof for n equals to 1/t. ठीक है, प्रूफ तो हो गया। फिर भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि मतलब प्रैक्टिकली ये फॉर्मूला कैसे काम करते हो, देख लो। सपोज टेल मी, सपोज वन रेवोल्यूशन
is finished in half seconds. एक एग्जाम्पल दे रहा हूं. Suppose one revolution is finished in half second. हाँ, one revolution half second में finish हुआ. This half will be the time period then. Time period will be 1/2. Correct? A time period will be 1/2. This t will be 1/2. Frequency कितना आएगा? 2 आएगा ना? हाँ, देखो frequency 2 है कि नहीं? One revolution will be finished in half second. So in the total of 1 second, total 1 second में 2 revolutions will be over. In total 1 second, 2 revolutions will be over ना? अगर 1 सेकंड में 2 revolutions हो रहे हैं तो frequency will be 2. 1 सेकंड में अगर 2 revolutions हो रहे हैं मतलब frequency will be 2. So देखो time period half है, in this example frequency 2 है. They are following this relation. They are reciprocal of each other. Okay. So याद रखना frequency is 1 by time period. चलिए आगे बढ़ रहा हूं मैं स्टूडेंट्स. आप में से किसी को frequency का यूनिट मालूम है? Frequency का यूनिट? Hertz. Hertz. Very good. Hertz आपने सुना होगा. Hertz is a standard SI unit of frequency. लेकिन Hertz के बारे में आज मैं कुछ ज्यादा आपको बता देता हूँ. I'll make it more clear for you. Hertz actually scientist का नेम है. Yes, frequency का जो यूनिट है वो Hertz है, no doubt. But Hertz is actually a name of a scientist, you know. Hertz scientist का नेम है. ये actually यूनिट नहीं है, ये सिर्फ ऑनर में गिवन यूनिट है. मतलब इट इज गिवन इन द ऑनर ऑफ दैट साइंटिस्ट. मतलब हर्ट्स कोई बात नहीं, आप हर्ट्स लिख सकते हो, लेकिन हर्ट्स आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगी. ये सिर्फ रिस्पेक्ट के लिए दिया हुआ नेम है, ये एक्चुअली में उसका यूनिट नहीं है. ठीक है, अगर किसी क्वांटिटी का यूनिट आपको रियल यूनिट जानना है, ठीक है, तो वो किसी का नाम नहीं होगा. इट विल नॉट बी अ नेम ऑफ एनी साइंटिस्ट. रियल यूनिट कुछ और होते हैं. देखो आज मैं इसका रियल यूनिट बता देता हूँ. देखो फ्रीक्वेंसी जो होता है, इट इज नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड पर सेकेंड ना. फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या है? इट्स नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड पर सेकेंड. ठीक है, फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करने की एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है जिससे आपको इसका यूनिट भी समझ में आ जाएगा. ठीक है, सपोज आप क्या करो, जो बॉडी है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, उस बॉडी को मैंने टाइम दिया, टाइम ऑफ t सेकेंड्स. देखो मैंने इसको टाइम दिया t सेकेंड्स का. विद इन दिस टाइम ऑफ t सेकेंड बॉडी ने जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म किए वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ. नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस दैट इट परफॉर्म्ड इन द टाइम ऑफ t सेकेंड्स. देखो अगर आप ऐसा करोगे, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन दैट इट परफॉर्म्ड इन t सेकेंड, ये है नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस डिवाइडेड बाय टाइम किया. सो दिस विल ऑटोमेटिकली बिकम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड बन जाएगा ये अपने आप. इट विल ऑटोमेटिकली बिकम नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर सेकेंड एंड दैट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है ना, ये एक्चुअली फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला होती है. इट्स दिस इज फॉर्मूला आई एम सेइंग, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस परफॉर्म्ड डिवाइडेड बाय टाइम. ठीक है, ये है. अब देखो सपोज फ्रीक्वेंसी किसी बॉडी की 10 आ रही है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्रीक्वेंसी वो 10 आ रही है, इसका मतलब होता है 10 रेवोल्यूशंस आर परफॉर्म्ड इन एवरी 1 सेकेंड ना. तो इसका एक्चुअली यूनिट है पर सेकेंड. ठीक है, 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, 10 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. तो दैट्स व्हाई फ्रीक्वेंसी विल बिकम 10. तो इसका एक्चुअली यूनिट है 1 बाय सेकेंड. 1 बाय सेकेंड इज एक्चुअली यूनिट. तो 1 बाय सेकेंड को आप ये लिखते हो हर्ट्स. हर्ट्स इज रिटन इन द प्लेस ऑफ 1 बाय सेकेंड. ठीक है, तो इसका एक्चुअली यूनिट है 1 बाय सेकेंड. देखो इफ आई गो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, न्यूमरेटर में जो लिखा है नंबर ऑफ रेवोल्यूशन, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हैज नो यूनिट. न्यूमरेटर का कोई यूनिट नहीं है. डिनोमिनेटर का जो यूनिट होगा वो सेकेंड्स होगा. सो ऑटोमेटिकली यूनिट बिकम 1 बाय सेकेंड. तो पर सेकेंड और 1 बाय सेकेंड इट्स अ यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो 1 बाय सेकेंड को यू राइट इट एज हर्ट्स. ठीक है, लेकिन जब आप फिजिक्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ना, सर्कुलर मोशन के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो फ्रीक्वेंसी का एक और यूनिट लिखा जाता है. वन मोर यूनिट भी राइट, वो है आरपीएस. आरपीएस, आरपीएस का फुल फॉर्म है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. रेवोल्यूशंस पर सेकेंड,
RPS। तो देखो अगर मैं ऐसा लिखूं फ्रीक्वेंसी 10 RPS, इसका मतलब होता है 10 revolutions are performed per second, है ना, मतलब एक सेकंड में 10 revolutions हो रहे हैं, that's why frequency is 10। फ्रीक्वेंसी के 3 यूनिट्स आप हो सकते हैं, एक है हर्ट्स which is given in the honor, the real unit is 1/second, but यहाँ पे हम लोग 1/second को RPS भी लिख सकते हैं, revolutions per second, ये भी एक यूनिट माना जाता है RPS, ठीक है। अगर आपको कभी भी यूनिट ऐसा यूनिट चाहिए तो इट विल बी 1/second, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी को RPS में भी लिखा जाता है 10 RPS, ठीक है। तो ये यूनिट मेंशन कर लो, RPS फुल फॉर्म है रेवोल्यूशंस पर सेकेंड, ठीक है। सो वी डिड लॉट ऑफ डिस्कशन ऑन फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, दोनों क्लियर कर लो, ओके। सर्कुलर मोशन में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सी अब कुछ नया टॉपिक हम लोग लेंगे। सी इमेजिन दैट बॉडी है जो ऐसे सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है ऐसे। Yesterday we discussed a new type of velocity for this। इस पार्टिकल के लिए हमने एक न्यू टाइप की वेलोसिटी फाइंड आउट की थी, वो वेलोसिटी था एंगुलर वेलोसिटी, रिमेंबर? Angular velocity. हाँ, एंगुलर वेलोसिटी डिस्कस की थी, दैट इज ओमेगा। ठीक है, ओमेगा की मैंने आपको एक फॉर्मूला बताई थी, दैट ओमेगा इज गिवन बाय थीटा अपॉन टी, एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकिंग, थीटा अपॉन टी, याद है? एंगल कवर्ड डिवाइड बाय टाइम, इट बिकम एंगुलर वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सपोज ये रेडियस वेक्टर है, टेल मी अगर इस पार्टिकल ने अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, इफ द पार्टिकल कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, हाँ, तो इन वन रेवोल्यूशन हाउ मच एंगल विल बी कवर्ड बाय द रेडियस वेक्टर? रेडियस वेक्टर ऐसा 360 इट विल बी 360। ये देखो मुझे ना ये फॉर्मूला यूज करनी है, इसमें थीटा अगर आपको याद है, थीटा इज द एंगल कवर्ड बाय रेडियस वेक्टर ना, सो इन वन रेवोल्यूशन द एंगल कवर्ड विल बी 360 डिग्री। लेकिन आपको याद होगा ये एंगल रेडियंस में होनी चाहिए, एंगल शुड बी मेजर्ड इन रेडियंस, रेडियन इज द SI यूनिट, सो 360 is okay, but in the radians it will be 2 pi। ये आपको मालूम है स्टूडेंट, 360 डिग्री is same as 2 pi in the radians। yes हाँ, तो थीटा हम लोग ये ले लेते हैं, so this is a theta covered in one revolution, ठीक है। ये थीटा मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। so if I put the theta covered in the one revolution, ये जो टाइम है, ये यहाँ पे देखो ये t टाइम है, ये टाइम फॉर वन रेवोल्यूशन मुझे लेना पड़ेगा। The time for one revolution, it's called as time period, capital T। One revolution के लिए जो टाइम लगता है वो तो capital T होता है ना, that is time period। तो time period T डालना होगा। तो देखिए यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ओमेगा is given by theta by T, ठीक है। Displacement upon time, displacement I am putting 2 pi, which is the theta covered in one revolution, and time भी मैं one revolution का put करूंगा, that is T, टाइम पीरियड। तो ओमेगा की देखो एक फॉर्मूला बन रही है, न्यू फॉर्मूला, ओमेगा इज आल्सो गिवन बाय द फॉर्मूला 2 पाई बाय कैपिटल टी। इसमें एक चीज ध्यान रखो, जो ये नीचे टी लिखा है, इट्स अ टाइम पीरियड, जो अभी हमने डिस्कस किया। दिस इज अ न्यू फॉर्मूला ऑफ ओमेगा, नोट इट डाउन। ये चीज आप लिख सकते हो, दैट इन वन रेवोल्यूशन थीटा कवर्ड इज 2 पाई, time of one revolution will be t, that is time period, ठीक है। so omega is given by 2 pi by t, ठीक है। अब देखो ये जो फॉर्मूला मैंने लिखी है 2 pi by t, इस फॉर्मूला को मैं ऐसे करके लिख सकता हूँ, देखो 2 pi into 1 by t, 2 pi by t can be written this way, 2 pi and separately 1 by t। now what is 1 by t? Frequency. Denoted by n symbol, so it become 2 pi n, 2 pi into n, so omega is given by another formula, omega is equal to 2 pi n। yes, omega की एक और फॉर्मूला बन गई 2 pi into n, so in terms of frequency we got, ठीक है। तो मेंशन कर लो ये फॉर्मूलास,
So omega is given by 2 formulas. नहीं, in fact overall omega has 3 formulas. ये है angle covered upon time taken. इसको देखो ऐसे याद करो, it's angular displacement upon time equal to angular velocity. दूसरा फॉर्मूला है 2 pi by t और तीसरा फॉर्मूला है 2 pi n. Clear? These are the formulas of omega. Mention it. Clear? हाँ, so अब आपको अभी ओमेगा थोड़ा बहुत समझ में आने लगा है. Now you are getting, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ने से पहले let's solve one numerical on this circular motion. हाँ, एक numerical solve कर लेते हैं on circular motion. ठीक है. Head on one numerical. लिखो, calculate the, हाँ लिखो, calculate the ratio of angular velocities. Calculate the ratio of angular velocities of second hand and minute hand of the clock. मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटीज ऑफ सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक. सेकेंड हैंड एंड मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक. नाउ हाँ, क्वेश्चन आपने पढ़ लिया. तो ये क्वेश्चन क्लॉक के ऊपर बेस्ड है, क्लॉक की बात की गई है. ठीक है, आप सबको पता है क्लॉक में टाइम कैसे देखते हैं, दैट यू नो. सपोज इन द क्लॉक में टाइम हुआ है, एक एग्जांपल दे रहा हूं. लेट्स से इट इज 9 o'clock इन द टाइम इन द क्लॉक. 9 o'clock कुछ ऐसा दिखता है. इसमें जो ये इसका जो ये हैंड है जो 9 के ऊपर खड़ा है, ये हैंड को बोलते हैं आर हैंड, राइट. दिस हैंड इज कॉल्ड आर हैंड. लेकिन जो ये 12 पे खड़ा है, द हैंड विच इज स्टैंडिंग ऑन द 12, इसको बोलते हैं मिनट हैंड. इसके अलावा एक और हैंड होता है जो बहुत तेजी से घूमता रहता है, कीप ऑन मूविंग वेरी फास्ट, जो सेकंड्स बताता है हमको, सेकंड्स कितने हुए हैं. दैट इज कॉल्ड सेकंड हैंड. ठीक है, भले आपका क्लॉक नया होता है तो भी इसको सेकंड हैंड ही बोलते हैं, सेकंड हैंड. सो आई होप ये आपको तीनों हैंड्स पता है ऑलरेडी. अब देखो, इन दिस क्वेश्चन वी आर इंटरेस्टेड इन द सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड. सेकंड और मिनट हैंड की बात की गई है ना क्वेश्चन में. ठीक है, अब ध्यान से देखो, इफ आई टेक सेकंड हैंड मैंने लिया. If I take any point on the second hand के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, आपको पता है सेकंड हैंड जो है इट कीप्स ऑन मूव करता रहता है. इमेजिन सेकंड हैंड मूव कर रहा है, तो ये जो पॉइंट आपने लिया है सेकंड हैंड पे, वो पॉइंट ऐसे मूव करेगी. देखो, राइट, एज द सेकंड हैंड विल मूव, हाउ दिस पॉइंट विल मूव, दिस पॉइंट विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ. तो ये देखो, ये पॉइंट सर्कुलर मोशन कर रही है. इनफैक्ट एवरी पॉइंट टेकन ऑन द सेकंड हैंड will do the circular motion. आप कोई भी पॉइंट सेकंड हैंड पे ले लो, वो सर्कुलर मोशन ही करेगी. ठीक है, सो ये जो सर्कुलर मोशन चल रहा है ना, इसका हमको ओमेगा कैलकुलेट करना है. ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड सपोज. ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करें अभी, इसके लिए मैं एक फॉर्मूला यूज करूंगा. ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड विल बी गिवन बाय 2 pi by t. एवरीबॉडी नोज दिस फॉर्मूला, 2 pi by t. इसमें ये t क्या है? This t is a Time period. वो अभी हमको थोड़ा सोचना पड़ेगा उसके लिए. इमेजिन ये आपने एक पॉइंट लिया है सेकेंड हैंड के ऊपर. देखो, जितने टाइम में ये अपना एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करेगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो थोड़ा सोच के आंसर दो, सेकेंड हैंड जो है वो कितने टाइम में अपना ऐसा रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 60 सेकेंड. 60 सेकेंड्स. 1 मिनट के अंदर ये सेकेंड हैंड घूम के वापस आ जाता है. स्टूडेंट, ये टेक्स्ट ये क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा.
आपको घड़ी देखने आती है, यू नो हाउ टू सी द टाइम इन द क्लॉक, अपने नॉलेज से आपको ये करना है। सो देखो ये जो टी है ना, इट विल बी 60 सेकेंड्स। इसका मतलब है ये जो सेकेंड हैंड है, इट कवर्स द एंगल ऑफ 2 पाई दैट इज 360 डिग्री इन द टाइम ऑफ 60 सेकेंड्स। ये एंगल अपॉन टाइम है, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी। बस इतना करके छोड़ दो, नो नीड टू डू फर्दर। आगे हम लोग करेंगे ओमेगा ऑफ द मिनट हैंड, द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड। सेम बेसिस पे करेंगे। इट इज गिवन बाय 2 पाई बाय टी, टी इज अ टाइम पीरियड। अब मिनट हैंड के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, यू टेक एनी पॉइंट ऑन द मिनट हैंड। जब मिनट हैंड घूमता है तो ये पॉइंट सर्कुलर पाथ में घूमती है इससे। इनफैक्ट एवरी पॉइंट ऑन द मिनट हैंड परफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका ओमेगा निकालना है। थोड़ा सोच के देखो, ये जो मिनट हैंड है ये कितने टाइम में अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है? 60 minutes. minutes. 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर, राइट? Yes. हाँ, क्योंकि देखो अभी सब 9 o'clock हुआ है, 9 o'clock में ये जो 12 पर है दैट इज मिनट हैंड। जब 1 घंटा हो जाएगा मेन, इट विल बी 10 o'clock। 10 o'clock पे ही वापस 12 पे आ जाएगा। तो यस, Yes. 60 मिनट्स इज करेक्ट। तो ये टाइम जो है वो जो है 60 मिनट्स। ये देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो आपने टाइम लिखा है वो सेकेंड्स में है, यहाँ पे जो टाइम लिखा है वो मिनट्स में है, वो ध्यान में रखना, ठीक है। अब इन दोनों ओमेगास को हम लोग डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड दिस ओमेगास। सो ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ मिनट हैंड। ठीक है, हमको रेशो फाइंड करना है, क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड रेशो। जैसे अब इन दोनों को डिवाइड करोगे, यहाँ पर 2 पाई विल गेट कैंसल्ड। डिवाइड अच्छे से करो तो ये जो 60 मिनट्स है इनफैक्ट वो ऊपर आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। 60 पहले कट मत करना क्योंकि यूनिट मैच नहीं हो रहा है, ये मिनट है और ये सेकेंड है। 60 मिनट इज सेम एज 60 into 60 seconds। मिनट को हम लोग 60 सेकेंड्स लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स। अब एक 60 सेकेंड कट होगा, 3600. 3:1, ठीक है। So omega of second hand divided by omega of minute hand, it's coming, this ratio is coming 60, ठीक है। ओके, कंप्लीट दिस क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन इस आंसर का फिजिकली मतलब क्या होता है वो बता देता हूँ। लास्ट में आंसर 60 आया है, इसका मतलब है द स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड is 60 times more than speed of the minute hand। जितना स्पीड सेकेंड हैंड का है वो मिनट हैंड से 60 टाइम्स ज्यादा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस आंसर, ठीक है। सो अब आप सर्कुलर मोशन में भी स्पीड निकाल सकते हो बाय दिस, ठीक है। आप सबने ये क्लॉक्स देखे हैं, क्लॉक में हमने देखा है सेकेंड हैंड सबसे ज्यादा फास्ट घूमता है, सेकेंड हैंड रोटेट्स वेरी फास्ट। तो आज आपको ये प्रूफ भी हो गया कि सेकेंड हैंड जो है वो 60 टाइम फास्ट होता है कंपेयर टू मिनट हैंड। या क्लियर, कंप्लीटेड? Yes, sir. हाँ, चलो एक न्यूमेरिकल मैंने करा दिया, ठीक है। कुछ छोटा सा एक टॉपिक और डिस्कस करते हैं एंड देन वी विल डू अगेन सम न्यूमेरिकल्स। स्टूडेंट एक बात बता, बिफोर आई गो फर्दर, आपका 10th का रिजल्ट कुछ आने वाला है, कुछ पता चला? आई एम जस्ट curious to know this। 15 July. पता 15 July. 30. कंफर्म है? 30. Yes. Ending Last ending week of of the July. जुलाई Last तक year. स्टेट का नहीं पता। कंफर्म तो आई थिंक नहीं है, शायद है। कंफर्म है? somebody No, said sir. it's week confirmed. बोला है No, July sir. का. Not confirmed. not confirmed ना? 15 जुलाई। till now in the circular motion ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है जो नहीं समझ में आया अभी तक? तो टेल मी, है ऐसा कुछ? सब क्लियर है? ठीक है, तो स्टूडेंट मैं आगे बढ़ रहा हूं अभी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहा हूं मैं। सी, इन द सर्कुलर मोशन यू स्टडीड अ न्यू टाइप ऑफ वेलोसिटी विच इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। आप सर्कुलर मोशन में आपने ये न्यू टाइप की वेलोसिटी पढ़ी है, एंगुलर वेलोसिटी।
लेकिन सर्कुलर मोशन से पहले जो आपने वेलोसिटी सुनी थी, द वेलोसिटी विच इज मेजर्ड इन मीटर पर सेकेंड, एक वेलोसिटी और होती है जो मीटर पर सेकेंड में होती है, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। ये मैंने कल भी बताया था, लीनियर वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी सिंबल। अब स्टूडेंट ऐसा मत सोचना कि सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी होता ही नहीं है, ऐसा मत सोचना। Some student may be thinking that in the circular motion linear velocity does not exist, only angular velocity exists. ऐसा नहीं है, सर्कुलर मोशन में लीनियर वेलोसिटी भी होता है, बॉडी डू हैव अ लीनियर वेलोसिटी आल्सो। सो आज हमको क्या करना है, टुडे वी वांट टू डिराइव द रिलेशन बिटवीन दीज टू वेलोसिटीज, relation between this velocity and this velocity for the body who is performing circular motion। जो बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है उस बॉडी की लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है, वी विल प्रूव इट, ठीक है, क्लियर। अभी जो डेरिवेशन है, देयर आर मेनी वेज बाय विच वी कैन डिराइव दिस फॉर्मूला, बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे ये फॉर्मूला जो मैं बोल रहा हूँ वो हम लोग डिराइव कर सकते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक ने एक मेथड दिया है, एक मेथड दिया है जिससे हम लोग डिराइव करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी वो मेथड उतना अच्छा नहीं है, उतना इंफॉर्मेटिव नहीं है, उतना नॉलेज आपको नहीं मिलेगा जितना दूसरे मेथड से मिलेगा। सेकंड मेथड विल गिव यू मोर क्लियर आइडिया। तो मैं क्या करूंगा, आई विल टेल यू टू मेथड्स टू डिराइव दिस थिंग। दो मेथड्स देख लेते हैं, ठीक है। पहला मेथड है विच इज नॉट गिवन इन द टेक्स्ट बुक, नॉन टेक्सचुअल। दूसरा पहला मेथड मैं वो दे रहा हूं जो मेरा मेथड है, टेक्स्ट बुक में नहीं है ये, ठीक है। देन आई विल आल्सो टेल यू द टेक्स्ट बुक मेथड, ठीक है, ठीक है। ये देखो ध्यान से, इमेजिन दैट ये एक सर्कुलर पाथ है जिसपे बॉडी इज मूविंग ऑन दिस सर्कुलर पाथ, ओके। व्हाइल मूविंग ऑन द सर्कुलर पाथ, लेट्स से बॉडी अराइव्स एट पी पॉइंट, ऐसे मूव करते करते बॉडी पी पॉइंट पर अराइव हुआ। व्हेन द बॉडी विल बी एट पी पॉइंट, दिस विल बी द रेडियस वेक्टर आर बार, ओके। अब आगे क्या होगा, एज यू गिव टाइम द बॉडी विल गो फर्दर। अब आप थोड़ा उसको टाइम दे दो तो बॉडी आगे जाएगी। एज द टाइम विल पास द बॉडी विल गो फर्दर। तो सपोज बॉडी आगे बढ़ेगी और बॉडी यहाँ पे पहुंचा, सपोज इट रीचेस हियर, हाँ, जब यहाँ पे पहुंचेगा तो रेडियस वेक्टर टर्न हो गया। नाउ दिस इज अ रेडियस वेक्टर, दिस इज अ न्यू रेडियस वेक्टर नाउ, ठीक है। So the angle by which radius vector has turned, आपको एंगल दिख रहा है जो रेडियस वेक्टर टर्न हुआ है, रेडियस वेक्टर has turned by this much angle, ये एंगल है थीटा, ठीक है। और एक चीज देख लेते हैं। अब देखो P से Q तक ये जो आर्क है, यू कैन सी द आर्क फ्रॉम P टू Q। P से Q तक देखो एक माइनर आर्क है। सपोज द लेंथ ऑफ दिस आर्क, the length of this arc is S. The length of this arc is S. Okay. तो S क्या है? S is the length of this arc from P to Q. अब ध्यान से देखो, बॉडी P से Q गया है ना, the body has gone from P to Q. अगर P से Q तक मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करूं, डिस्प्लेसमेंट मतलब वो शॉर्टेस्ट लाइन ड्रॉन फ्रॉम P to Q, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ करूं तो वो डिस्प्लेसमेंट अब मैं ड्रॉ कर रहा हूं, सी दिस, ये देखो डिस्प्लेसमेंट ड्रॉ किया है। मैं डिस्प्लेसमेंट को कोई नाम नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग एनी नेम टू द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को मैं कुछ नाम नहीं दे रहा हूं, बट यू कैन सी द डिस्प्लेसमेंट विद अ रेड कलर, ठीक है। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम P to Q, इस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, यू कैन कॉल इट एज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट। चलिए आपके थोड़ा सिंपलिसिटी के लिए क्या करता हूं मैं, इसको चलो नेम दे ही देता हूं सो दैट इट विल बिकम सिंपल। इसका नेम देता हूं मैं X, its name is X, देख लो। तो X is a displacement। तो पहले अभी यहां तक ड्रॉ कर लो स्टूडेंट्स पहले,
और सिर्फ ड्रॉ करना इंपॉर्टेंट नहीं है, साथ साथ में आपको समझ में आना चाहिए कि इस डायग्राम में क्या है। द बॉडी इज मूविंग फ्रॉम P to Q, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज x, angular displacement it is theta, and s is a length of arc. हाँ, चलो अब मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट डायग्राम को ध्यान से देखो, आपको दिख रहा होगा कि s और x इक्वल नहीं है। इज इट s इक्वल टू x और दे आर अनइक्वल? Unequal. s और x इक्वल तो नहीं है ना, ठीक है। लेकिन अभी ध्यान से सुनो, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान से देखना। सपोज अगर P और Q पॉइंट आर वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, इफ P पॉइंट एंड Q पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर इन रियलिटी, अगर P और Q बहुत बहुत नियर है तो पता है क्या होगा? अगर P और Q पॉइंट बहुत ज्यादा नियर है तो ये जो S है, S इज अ लेंथ ऑफ आर्क, ये आर्क बहुत ही छोटा बनेगा ना दोनों के बीच में, तो छोटे आर्क को मैं डेल्टा S लिख देता हूँ। स्टूडेंट आपको ये डायग्राम में ऐसा दिख रहा है कि P एंड Q पॉइंट्स आर अवे फ्रॉम ईच अदर, बट एक्चुअली में सोचो कि P और Q पॉइंट सपोज बहुत ही क्लोज है एक दूसरे के। आप डिस्क्रिप्शन में लिख भी सकते हो, लेट P एंड Q पॉइंट आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, मतलब P पॉइंट जो है उसके इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट Q है। P और Q आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। अगर P और Q स्टूडेंट बहुत क्लोज है ना, सो दोनों के बीच में जो ये आर्क है, द आर्क S, आर्क भी बहुत छोटा होगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग डेल्टा S। ये जो एंगल बन रहा है, सी द एंगल थीटा, एंगल भी बहुत छोटा होगा, आई एम राइटिंग एज डेल्टा थीटा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट को मैंने x लिखा है, डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा होगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी डेल्टा x। डेल्टा मतलब छोटा होता है। लेकिन अभी आप सोच के बताओ, रेडियस भी छोटा होगा क्या? अगर P एंड Q पॉइंट नियर है, रेडियस भी छोटा हो जाएगा कि रेडियस उतना ही रहेगा? उतना ही रहेगा। Same. ये रेडियस ठीक, रेडियस कम नहीं हो जाएगा, बट आर्क विल रिड्यूस, एंगल विल रिड्यूस, डिस्प्लेसमेंट विल रिड्यूस, थीटा x और जो s है वो सब रिड्यूस हो जाएंगे। आप अपने नोटबुक में मेंशन कर लो, लेट पॉइंट P एंड Q आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है। और एक बात, P से Q पहुंचने में कुछ टाइम भी लगेगा ना, इट विल टेक सम टाइम टू रीच फ्रॉम P टू Q, वो टाइम है डेल्टा t। लेट्स से डेल्टा t इज अ टाइम टू रीच फ्रॉम P टू Q। P से Q आने में जो टाइम लगा है वो डेल्टा t है, ठीक है। अब आपका पूरा रेडी है फ्रेमवर्क, जस्ट अभी 2 स्टेप में आंसर निकलेगा। अभी सीधा पूरा मेन रेडी हो गया, अब जस्ट जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। एक बात, एवरीबॉडी नोज दिस रिलेशन, S इज इक्वल टू R इंटू थीटा। स्टूडेंट ये रिलेशन मालूम है? No. S is a arc length, S is arc length, R is a radius, theta is an angle subtended at the center। ये नहीं मालूम है? No. तो आपने रेडियन टॉपिक नहीं किया है क्या? मैथ्स में ऐसा कोई टॉपिक किया जिसमें रेडियन पढ़ाया गया, रेडियन एंगल? पर मैथ स्टार्ट नहीं हुआ। स्टार्ट नहीं हुआ। ओहो, मैथ स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको रेडियन कैसे पता है? 2 पाई रेडियन आपने बोला था, यस वी नो रेडियंस, वो कैसे पता? यूनिट्स और मेजरमेंट। रेडियन आपने अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा था 360 डिग्री इज सेम एज 2 पाई रेडियंस, तो आपने बोला हाँ मालूम है। 2 पाई रेडियन कैसे मालूम है आपको? फिर नहीं पता। कहाँ सुना है ये 2 पाई रेडियन होता है 360 डिग्री? कब सुना है ये? 10th में। 10th में? 10th में रेडियन था? रेडियन रेडियन इज नहीं सर, एक्स्ट्रा में दिया था, एक्स्ट्रा में सर ने बताया था। कौन से सर ने? 10th के टीचर्स ने बताया था? हाँ एक्स्ट्रा में। अच्छा, 11th में आने वाला है ऐसे। ओह अच्छा, वेरी गुड, एटलीस्ट सर ने बताया। तो एक काम करो स्टूडेंट, लिसन हियर केयरफुली। मैं आपको ये फॉर्मूला डिराइव तो करके नहीं दूंगा, बिकॉज इफ आई डिराइव दिस अगेन उसमें टाइम चला जाएगा, और ये मैथ्स का टॉपिक है एक्चुअली। मैं फॉर्मूला थोड़ा समझा देता हूँ उसको। आई विल जस्ट एक्सप्लेन दिस फॉर्मूला, बट आई विल नॉट डिराइव दिस। लुक हियर, ये एक्चुअली में मैथ्स का टॉपिक है, इस टॉपिक को बोलते हैं रेडियंस। सुनो, अगर ये जो सर्किल है, इट्स अ सर्किल, सर्किल में आप इसको सेक्टर बोलते हो, दिस मच पोर्शन यू कॉल एज सेक्टर। सेक्टर में ये जो ये है S, S is a length of arc, S is a length of arc,
और ये थीटा एंगल है, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बनती है, दिस थीटा एंगल, एंगल जो है ना थीटा, दिस एंगल इज गिवन बाय आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। ये जो आर्क की लेंथ है, आर्क लेंथ डिवाइड, लेकिन इस फॉर्मूला से अगर आप एंगल कैलकुलेट करोगे, आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस विल गिव यू एंगल। ये जो एंगल है वो रेडियंस में आती है, इट विल कम इन रेडियंस। रेडियन इज अ एसआई यूनिट ऑफ एंगल। एंगल जो है उसका एसआई यूनिट जो है वो रेडियंस है। आप 10th स्टैंडर्ड तक क्या करते हो, एंगल को आप डिग्रीज में मेजर करते हो, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। बट एक्चुअली जो एक्सेप्टेड यूनिट है, द साइंटिफिकली एक्सेप्टेड जो यूनिट है वो डिग्री है ही नहीं। डिग्री इज नॉट अ गुड यूनिट। एंगल का जो एक्चुअली यूनिट है वो है रेडियंस। तो ये जो एंगल है ना वो आपको रेडियंस में आ जाएगी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। तो देखो अगर मैं यहाँ पे आर्क लेंथ जो है, आर्क लेंथ देखो एस है, आर्क लेंथ इज एस ओवर हियर, राइट? सो आर्क लेंथ एस है डिवाइडेड बाय रेडियस, arc length is s divided by radius, it will give you angle theta in the radians. So s upon r equal to theta, r को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं तो s is equal to r into theta हो गया ना, वही फॉर्मूला मैंने लिखी है, s is equal to r into theta. s is the arc length divided by radius is equal to theta. ये फॉर्मूला याद रखो, लिख के ले लो कहीं पे, मतलब बैक साइड ऑफ द नोटबुक या कहीं लिख लो इसको। arc length divided by radius of the circle will give you the angle at the center. This angle will be in radians. स्टूडेंट मैं ज्यादा इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, मैथ्स में ये आता है। इवन आई कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग ओवर है, पूरा स्टार्टिंग से समझा सकता हूँ, बट अल्टीमेटली इट विल टेक एटलीस्ट 1 hour टू एक्सप्लेन ऑल दिस थिंग्स, क्योंकि पूरा मैथ्स का टॉपिक है। तो मैथ्स के टीचर को वो करने दो, दैट इज बेटर। तो ये फॉर्मूला याद रखो, बट इट इज absolutely right formula which you will derive in mathematics. देखो s arc length है, यहाँ पर देखो arc length है ना, वो s है, r radius है, थीटा एंगल है। चलो आगे बढ़ते हैं। Now you remember आपका p और q पॉइंट बहुत नियर है ना एक दूसरे के। If p and q पॉइंट are very near, arc भी बहुत छोटा होगा दोनों के बीच में, डेल्टा s। तो यहाँ पर s की जगह डेल्टा s आएगा, radius will remain as it is। और ये if p and q point are very close to each other, तो ये एंगल भी बहुत छोटा होगा, the angular displacement will also be small, theta will be delta theta, it will be like this। क्लियर? ये होगा। अब एक बात बताओ स्टूडेंट, ध्यान से सुनो, if p and q points are very very close to each other, अगर इमेजिन करो अगर P और Q पॉइंट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तब आपको पता है इन दैट केस डेल्टा S विल बी नियरली इक्वल टू डेल्टा X। डेल्टा S और डेल्टा X नियरली इक्वल होंगे। अगर P और Q पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो दिस डेल्टा S एंड डेल्टा X विल बी नियरली इक्वल ना। तो डेल्टा S की जगह आई कैन राइट डेल्टा X ऑल्सो, they will be nearly equal, r times delta theta। ये देखो क्लियर? अगर कुछ डाउट है तो पूछो स्टूडेंट्स। डेल्टा s will be equal to डेल्टा x। हाँ, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन द नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बोथ साइड्स बाय डेल्टा t। दोनों साइड आप डेल्टा t से डिवाइड कर लो। ये देखो इन द नेक्स्ट स्टेप डिवाइड बाय डेल्टा t। डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी इज अ टाइम टेकन टू गो फ्रॉम P टू Q। डेल्टा टी वो टाइम है जिसमें P से Q गया है वो। ओके, सो डेल्टा टी से डिवाइड किया मैंने। क्लियर? हाँ बस हो गया अभी ये। चलिए लेफ्ट हैंड साइड से चालू करते हैं। लुक एट द लेफ्ट हैंड साइड, डेल्टा x बाय डेल्टा टी है। यू प्लीज रेफर द डायग्राम और थोड़ा सोचो कि ये डेल्टा x क्या है, एंड देन थिंक व्हाट विल बी डेल्टा x बाय डेल्टा t। वेलोसिटी। लीनियर की एंगुलर,
लीनियर linear हाँ, क्योंकि देखो डेल्टा एक्स जो है ना, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है, डेल्टा एक्स इज अ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा एक्स डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम विल गिव यू वेलोसिटी, राइट। लेकिन चलो मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, डेल्टा एक्स एक्चुअली बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है। आई एम अज्यूमिंग पी एंड क्यू पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर, तो डेल्टा एक्स बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है, राइट। अगर ये बहुत ही छोटा डिस्प्लेसमेंट है अपॉन टाइम, so it will give you instantaneous velocity or average velocity, any idea? Instantaneous. Instantaneous velocity है, मतलब it is a velocity exactly at point p point से ये चालू हुआ है ना, तो ये velocity है almost p point पर, it's a linear, it's a instantaneous velocity, correct। ये r radius है, इसको ऐसे रखो। अब थोड़ा सोचो, what will be delta theta upon delta t? एंगुलर वेलोसिटी angular velocity Yes, delta theta is an angle covered divided by time. Angle upon time will become angular velocity. Delta theta by delta t is omega. Yes, very good. तो ये है relation student between linear velocity and angular velocity. Linear velocity is given by radius times angular velocity. ये जो linear velocity है, it's given by radius times angular velocity. Correct. टेक्स्ट बुक ये मेथड नहीं लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक में, ठीक है, बट ये मेथड बहुत यूजफुल है, ये आपको पता होना चाहिए मेथड भी। ओके, ठीक है, ठीक। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, वो बोलेंगे सर कितनी सारी न्यू न्यू चीजें आ रही हैं, डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, पीरियड, फ्रीक्वेंसी, सो मेनी थिंग्स आर कमिंग। 10th स्टैंडर्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। 10th स्टैंडर्ड में वी वर रिलैक्सिंग, याद करके जाते थे, लिख के आते थे, ठीक है। साइंस बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। अगर किसी को बाय चांस ऐसी फीलिंग आ रही है, ठीक है, तो मैं आपको बोलूंगा, एक चीज सिर्फ बताना चाहूंगा, ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, ये जो 2 साल है 11th एंड 12th, अगर आप साइंस को परस्यू करेंगे, इट इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू एनहांस योर नॉलेज। कॉमर्स में भी पता है क्या होता है स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे आसपास कल्याण, मुंबई, उल्लासनगर, ये जो सब है, कॉमर्स भी जो स्टूडेंट लेते हैं, कॉमर्स में भी डायरेक्शन पता ही नहीं चलता है। तो चलो मैं आपको भी इस v का डायरेक्शन बता देता हूँ, बट v इज अ लीनियर वेलोसिटी and omega is the angular velocity. So I can say linear velocity is radius times angular velocity. Okay, so this is a relation between both velocities. चलिए अब ये जो v आपने डिस्कस किया, v का मैं डायरेक्शन आपको बता देता हूँ। Look at it. Imagine ये एक सर्कुलर मोशन है, इसमें आप जो मैंने पहले डायग्राम बनाया था वही कर रहा हूं मैं ऑलमोस्ट। सपोज ये P पॉइंट है, बॉडी रीचेस टू P पॉइंट, बॉडी P पॉइंट पे रीच हुआ, P के बाद इमीडिएटली नेक्स्ट जो पॉइंट है, वेरी क्लोज टू दिस, इमीडिएटली नेक्स्ट पॉइंट जो है वो Q है। ये देखो, इन दिस डायग्राम आपको फील हो रहा है कि P एंड Q पॉइंट्स आर वेरी क्लोज। अब सुनो, P से Q तक अगर मैं एक डायरेक्ट लाइन ड्रॉ करूं, ये देखो, इफ आई ड्रॉ शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम P टू Q, ये शॉर्टेस्ट लाइन होता है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा एक्स, है ना। अब ये डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्मॉल, इट्स अ शॉर्टेस्ट लाइन फ्रॉम P टू Q, ये बहुत छोटा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है वो मुझे जानना है। आई वांट टू सी द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा ये वाला, देखो सी दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इतना नहीं है, दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बहुत छोटा है, बट इट इज अ डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अगर आप ऐसे करोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, इट गिव्स यू लीनियर वेलोसिटी। अब फिजिक्स में रूल ये होता है कि जो वेलोसिटी है इट्स अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वेलोसिटी का डायरेक्शन इट इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। कल भी मैंने आपको ये चीज बताई थी, डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी डू हैव अ सेम डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट का, यही डायरेक्शन v का भी है, यही डायरेक्शन v का है। किसी का माइक ऑन है, प्लीज ऑफ करो, जाना चाहिए। स्विच ऑफ योर माइक।
लोग वही चेक करते क्या बजाते कि नहीं? प्रतीक कुरुप, माइक ऑफ करो। हाँ, सो स्टूडेंट मैं ये बता रहा था कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है वही डायरेक्शन वेलोसिटी का भी होता है। कल भी मैंने बताया था, जो थीटा का डायरेक्शन था वही डायरेक्शन ओमेगा का भी था, याद करो। तो ये v का डायरेक्शन है, दिख रहा है डायग्राम में। हाँ, अभी डायरेक्शन के बारे में मैं ये बता देता हूँ। इन ध्यान से देखो, p और q पॉइंट्स आर वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। p और q पॉइंट को और क्लोज लेते जाओ और क्लोज करते जाओ, ठीक है। तो आप एक बार देखोगे, अगर p एंड q पॉइंट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये जो डायरेक्शन है ना v का, इट विल बिकम टेंजेंट ऑन द p पॉइंट। ये ऑलमोस्ट टेंजेंशियल डायरेक्शन है, इट्स अ टेंजेंट ऑन द सर्किल। दिख रहा है ये कुछ ये टेंजेंट जैसा है, इट्स अ टेंजेंट ऑन द सर्किल। इफ यू टेक p एंड q पॉइंट वेरी 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 क्लोज टू ईच अदर, सच में बहुत क्लोज ले लो p q पॉइंट को, तो ये डायरेक्शन ऑलमोस्ट टेंजेंट हो जाएगा। सो याद रखो ये पॉइंट, v का डायरेक्शन होता है टेंजेंशियल ऑन द पाथ, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ v इज टेंजेंशियल ऑन द पाथ, ठीक है, मेंशन कर लो। डायरेक्शन ऑफ v बार इज टेंजेंशियल ऑन द पाथ, ठीक है। ठीक है, समझा? हाँ, सो यहां पर देखो स्टूडेंट, अब सपोज जब बॉडी यहां रीच होगा, लेट्स से बॉडी रीचेस हियर, बॉडी p पॉइंट पर रीच हुआ, तो यू ड्रॉ द टेंजेंट एट p पॉइंट। अब p पॉइंट पे ऐसे टेंजेंट बनाओ, ये देखो, दिस विल बी डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v। ये v का डायरेक्शन होगा। जब बॉडी घूम के यहां तक पहुंचेगा, सपोज बॉडी यहां पहुंच हुआ, q पे रीच हुआ, q पर यू ड्रॉ द टेंजेंट, यहां पर आप टेंजेंट बनाओ, ये देखो, दिस इज डायरेक्शन ऑफ v। जब बॉडी और आगे मूव होगा, लेट्स से बॉडी रीचेस हियर एट पॉइंट r रीच हुआ, तो r पॉइंट पे यू ड्रॉ टेंजेंट, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ v। क्लियर? मैं सिर्फ आपको डायरेक्शन समझा रहा हूं कैसे हो रहा है। और सपोज बॉडी और आगे गया, इट रीचेस टू दिस पॉइंट s, तो s पॉइंट पर यू ड्रॉ टेंजेंट ऑन द सर्किल, इट्स अ डायरेक्शन ऑफ द v। ऐसा होता है v का डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट, समझ में आया? इट्स अ डायरेक्शन ऑफ v, ठीक है। ये डायग्राम अपने नॉलेज के लिए बना सकते हो, टेक्स्ट बुक में ऐसा गिवन नहीं है, बट इट इज वेरी मच करेक्ट डायग्राम, इट्स फॉर योर नॉलेज। आपको दिखना चाहिए v का डायरेक्शन कैसा होता है। सो यहाँ पे आपको जो 4 डायरेक्शंस दिख रहे हैं, these are the directions of 4 instantaneous velocities। 4 इंस्टेंट पे वेलोसिटीज है ये, ठीक है। आपको क्या लग रहा है, ये जो वेलोसिटी v है वो डायरेक्शन में चेंज हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है इन द डायरेक्शन? चेंज हो रहा है। इज इट चेंजिंग कंटिन्यूअसली? यस ऐसा होगा कंटिन्यूअसली, सीरियस, Yes, sir. कंटिन्यूअसली चेंज होता है v का डायरेक्शन, स्क्वायर। ठीक है। बाकी v का मैग्नीट्यूड चेंज होता है कि नहीं, वो कैसे पता चलेगा? देखो, डायरेक्शन तो चेंज होता है, वो आपको दिख गया ना, यू कैन सी डायरेक्शन ऑफ द v इज चेंजिंग। व्हाट अबाउट मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड ऑफ द v इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, जो हमने प्रूफ किया। v का जो मैग्नीट्यूड है इट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, r into ओमेगा। अब r रेडियस तो कांस्टेंट ही होता है, रेडियस इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब ओमेगा पे आते हैं, अगर ये यूसीएम है, लेट्स सपोज वी आर हैविंग यूसीएम, यूसीएम में ओमेगा क्या रहता है? कांस्टेंट, कांस्टेंट, रेडियस आल्सो कांस्टेंट, तो v भी कांस्टेंट हो गया इन मैग्नीट्यूड आई एम टॉकिंग। Yes. हाँ, बट अगर आप नॉन यूसीएम ले लोगे, इन नॉन यूसीएम ओमेगा चेंजेस, कल बताया था। इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सा होता है जिसमें ओमेगा चेंज होता है? इन नॉन यूसीएम दिस ओमेगा चेंजेस। और सोचो अगर ये ओमेगा कंटिन्यूअसली चेंज होता रहेगा तो v की भी क्या होता रहेगा? चेंज। Change. तो इन द यूसीएम, जो यूसीएम है
उसमें मैग्नीट्यूड ऑफ द v रिमेन कांस्टेंट, बट इन द नॉन यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ द v चेंजेस। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड यूसीएम में कांस्टेंट रहता है, नॉन यूसीएम में चेंज होता रहता है। मेंशन कर लो चाहिए तो, इन यूसीएम मैग्नीट्यूड ऑफ द v रिमेन कांस्टेंट, while in non UCM magnitude changes। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ द v जो है वो कांस्टेंट रहता है इन द यूसीएम। डायरेक्शन के बारे में अभी मैं बता रहा हूं। अगर मैं v का डायरेक्शन की बात करूं तो यहां पे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन ऑफ द v चेंजेस इन यूसीएम एज वेल एज इन नॉन यूसीएम। भले यूसीएम हो या भले नॉन यूसीएम हो, दोनों केस में v का डायरेक्शन चेंज होता ही है। क्योंकि अगर v का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा then how will it be सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन के लिए जरूरी है कि v का डायरेक्शन चेंज होना चाहिए। बॉडी इज टेकिंग टर्न कंटिन्यूअसली, तो डायरेक्शन दोनों में चेंज होता है, यूसीएम में भी और नॉन यूसीएम में भी। मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट इन यूसीएम। समझा ये पॉइंट? इसमें कुछ कंफ्यूजन है तो बोलो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। ओके, ठीक है। अब देखो ये जो मैंने मेथड आपको बताया, द मेथड टू प्रूव दिस फॉर्मूला, ये मेथड जैसे मैंने आपको बताया टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं है। नाउ आई एम गिविंग यू द मेथड व्हिच इज मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, और ये बहुत छोटा मेथड है टेक्स्ट बुक का, वेरी स्मॉल मेथड। लेट्स सी द मेथड मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। Look at it, the method mentioned in the textbook. See students, ये suppose listen here, suppose एक body है जो ऐसे circular motion कर रही है, the body is performing circular motion. I will consider one revolution of the body. मैं एक revolution इसका consider करता हूँ। ठीक है, tell me in one revolution, suppose body ने ऐसा एक revolution किया, in one revolution how much distance the body will cover? Anybody? 2 pi r. 2 pi r. I will consider one revolution, in that one revolution distance that it covers 2 pi r। और टाइम जो लगता है, टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, उसको क्या बोलते हैं? टाइम टेकन फॉर वन रेवोल्यूशन, Time period. Time period. Time that is period. called time period, denoted by capital T। ये देखो, Yes. so in one revolution distance covered will be 2 pi r and the time taken for this distance will be t, बराबर। अब देखो अगर मैं ऐसा करूं, distance covered upon time taken, it will give me speed of the body ना। Speed is given by distance covered upon time taken, तो distance covered है 2 pi r, time taken है t, ये देखो, so it will give me speed, ये मिलेगा v मिलेगा मुझे। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मिलेगा, खाली स्पीड मिलेगा हमें। स्पीड इज गिवन बाय 2 pi r by t। अब ध्यान से देखो, व्हाट इज 2 pi upon t? याद है व्हाट इज 2 pi upon t? Angular velocity. Angular 2 pi velocity. upon t, Angular velocity. Angular. इट इज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ओमेगा इनटू r इज इक्वल टू v। ये देखो आ गया, ये है आपका टेक्स्ट बुक का मेथड। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट बहुत खुश हो रहे होंगे, सर ये तो बहुत छोटा मेथड है, ये अच्छा है ना, आपने वो मेथड क्यों बताया? अरे वो मेथड ज्यादा नॉलेजफुल है, उसमें बहुत सारी नई चीजें आपको पता चली, ये मेथड में कुछ ज्यादा है ही नहीं। इन दिस मेथड यू विल नेवर बी एबल टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ द v, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही है। स्पीड मतलब मैग्नीट्यूड होता है वेलोसिटी का। ठीक है, तो ये मेथड है टेक्स्ट बुक का, वेरी सिंपल मेथड ऑफ प्रूविंग। देखो यहाँ पे भी आ गया सेम फॉर्मूला, v इक्वल टू रेडियस टाइम्स ओमेगा। क्लियर? पूरा लिख लो, इट्स अ मेथड मेंशन इन द टेक्स्ट बुक। तो आप एग्जाम में चाहे तो ये मेथड से कर सकते हो। ओके अभी तक अगर कुछ डाउट है स्टूडेंट तो मेक इट क्लियर। कोई अभी तक कोई ऐसी पॉइंट है जो नहीं समझ में आई है आज के लेक्चर में?
Anybody? Is there anything that you did not understand? या कोई भी तकलीफ है तो बोलो स्टूडेंट. आप बोलेंगे मैं उसका सॉल्यूशन निकाल के बताऊंगा फिर. Is there anything which is not clear till now? कोई आंसर नहीं आ रहा है. कोई डाउट नहीं है. पूरा समझा? So here we got the relation V equals to omega times R. Okay. तो चले, जैसे आप बोल रहे हैं कि कोई डाउट नहीं है, इट्स ओके, वेरी गुड. तो मैं कोई न्यू टॉपिक अभी स्टार्ट नहीं करूंगा. वट एवर टॉपिक वी डिड टुडे दैट इज इनफ. इसके बाद मैं कोई नई डेरिवेशन नहीं कर रहा हूँ आज, लेकिन एक न्यूमेरिकल हम लोग कर लेंगे ऑन दिस फॉर्मूला. ठीक है, एक न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे. ओके, राइट इट डाउन. राइट डाउन अ न्यूमेरिकल. देखो एक न्यूमेरिकल लिखो. आई एम डिक्टेटिंग द क्वेश्चन नाउ. देखो, द ब्लेड्स ऑफ अ फैन, the blades of a fan are 70 centimeter long. The blades of a fan are 70 centimeter long and revolving at a rate of revolving at the rate of 120 RPM. I am writing on the screen 120 RPM. ठीक है, full stop. Find the linear velocity. Find the linear velocity of tip of the blade. Tip, TIP. Linear velocity of tip of the blade. Full stop. स्टूडेंट क्वेश्चन लिख लिया? किसी को कुछ मिस हुआ है तो बोलो. कुछ मिस नहीं हुआ है? सर रिपीट करो एक बार. पूरा क्वेश्चन? हाँ सर. हाँ, लिखो. द ब्लेड्स ऑफ अ फैन आर 70 centimeter long. 70 centimeter long and revolving at हाँ, अब ये लिखो 120 RPM. रिवॉल्विंग एट 120 RPM जो स्क्रीन पे लिखा है. फुल स्टॉप. फाइंड द लीनियर वेलोसिटी. फाइंड द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप ऑफ द ब्लेड. Linear velocity of the tip of the blade. Okay. So I hope everybody has written this. ठीक है, चलिए स्टूडेंट, मैं अभी आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ. लुक एट दिस स्क्रीन. इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट फैन. फैन की बात की गई है ना. लुक एट दिस. ये सपोज यहाँ पे देखो मैं फैन ड्रॉ कर रहा हूँ. ये देखो सपोज फैन है. इमेजिन करो जस्ट. ठीक है, दिस ब्लेड्स ऑफ दिस फैन आर 70 सेंटीमीटर लॉन्ग. ये देखो. हाँ, अब इमेजिन करो जब ये फैन रोटेट होता है. व्हेन दिस फैन रोटेट्स, इफ आई टेक दिस पॉइंट इज द टिप ऑफ द फैन. ये टिप है. द लास्ट पॉइंट ऑन द फैन इज कॉल्ड एज टिप ना. ये टिप है. तो इमेजिन करो जब ये फैन घूमता है, व्हाट विल हैपन टू दिस टिप?
देखो टिप ऐसे घूमेगा, तो टिप इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। तो ये जो सर्कुलर मोशन चल रहा है, इस सर्कुलर मोशन का हमको v निकालना है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द टिप, v ऑफ द टिप निकालना है। ठीक है, हाँ v निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक बात बता सकते हो, व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कुलर पाथ? इस पाथ का रेडियस कितना है? 70 सेंटीमीटर। डायग्राम से समझ में आ जाता है, रेडियस इज 70 सेंटीमीटर। तो लुक एट द स्क्रीन नाउ, रेडियस आई एम राइटिंग एज 70 सेंटीमीटर, बट स्टूडेंट आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना चाहिए, बिकॉज मीटर इज अ एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। मीटर में जब आप लाओगे ना, इट इज 0.7 मीटर। 100 सेंटीमीटर इज 1 मीटर ना, 70 सेंटीमीटर विल बी 0.7 ऑफ अ मीटर। तो ये रेडियस है स्टूडेंट। चले नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन में एक चीज मेंशन्ड है, 120 आरपीएम। ये देखो मैंने यहां पे लिखा है 120 आरपीएम। ओके, यहाँ पे आरपीएम का मतलब है रेवोल्यूशंस पर मिनट। आरपीएम का मतलब होता है रेवोल्यूशंस पर मिनट। क्या कोई मुझे बता सकता है ये 120 रेवोल्यूशंस पर मिनट है, एक्चुअली कौन सी क्वांटिटी गिवन है? विच क्वांटिटी इट इज? फ्रीक्वेंसी है। हाँ, मैंने आपको बताया था आरपीएस में होनी चाहिए, इट मस्ट बी आरपीएस। यस, आरएन आपका आंसर करेक्ट है, आरपीएस में होनी चाहिए, मैंने बताया था। यहाँ पे आरपीएम में है, दैट इज ओके, वी विल कन्वर्ट, बट ये फ्रीक्वेंसी है, करेक्ट। इसके लिए मैं इसको एन लिखता हूं, एन। तो एन इज 120 आरपीएम। अब ध्यान से सुनना, जब आपको फ्रीक्वेंसी आरपीएम में गिवन है, मतलब रेवोल्यूशंस पर मिनट में गिवन है, एक मिनट में कितने राउंड्स ये कंप्लीट कर रहा है वो गिवन है, लेकिन आपको याद होगा आरपीएस में कन्वर्ट करना जरूरी है, क्योंकि जो एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट इज सेकंड्स नॉट मिनट्स। तो मुझे कन्वर्ट करना है सेकंड्स में। तो एक चीज याद रखो, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। टू कन्वर्ट फ्रॉम आरपीएम टू आरपीएस, डिवाइड बाय 60 करना होता है। यू नीड टू डिवाइड बाय 60। उसका रीजन सिंपल है, 1 मिनट में आप जितने भी रेवोल्यूशंस कर सकते हो 1 मिनट में, तो 1 सेकंड में उसका 60 टाइम्स कम करोगे ना आप रेवोल्यूशंस, इसलिए डिवाइड बाय 60 होता है। सो टू कन्वर्ट इनटू आरपीएस, रिमेंबर यू हैव टू डिवाइड बाय 60। तो ये देखो 120, as soon as you divide by 60 it become rps। divide by 60 करो, तो 120 divided by 60 will be 2। frequency is 2 rps। 2 RPS। yes it's correct, frequency है 2 rps। ओके हाँ, अब हम लोग v को निकाल सकते हैं वेरी इजीली। v is given by this formula, r into omega। So velocity of the tip will be given by radius into omega. So radius of this tip, radius of its tip is 0.7 meter। तो r मैं लूंगा 0.7 मीटर। ओमेगा को 2 pi I will write 2 pi into n, yes। because यहाँ पे n given है, frequency given है, तो हम लोग 2 pi n लिखेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 डालना ज्यादा इजी रहेगा, बिकॉज 7 विल गेट कैंसिल। देन पाई की वैल्यू आई एम पुटिंग 22/7। और जो n है, n इज अ फ्रीक्वेंसी, इट इज 2 आरपीएस। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करो। एक सेकंड में अगर आप 2 राउंड्स मारोगे, तो एक मिनट में आप 120 राउंड्स मार सकते हो। 120 आरपीएम इज सेम एज 2 आरपीएस। तो ये देखो ना, जस्ट सॉल्व इट एंड यू विल गेट आंसर। विराज ने आंसर दिया है, विराज आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब बाकी रोहित 8.8 मीटर पर सेकेंड। 8.8 8.8 per second. 8.8 meter per second. yes, it will come 8.8 meter per second। it is the velocity of a tip of the fan's blade।
स्टूडेंट बस इस कैलकुलेशन को सॉल्व करो, इट इज वेरी इजी। 7 7 कैंसिल होगा, on multiplying all of them it will come 8.8 meter per second। इजी। तो सर्कुलर मोशन देखो उतना टफ नहीं लग रहा होगा, आई एम श्योर। आहिस्ता आहिस्ता ये सब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी। सर्कुलर मोशन वी आर डिस्कसिंग, इट्स अ मोशन इन 2 dimensions। ठीक है, बस आई थिंक अभी ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली इट विल टेक नेक्स्ट 1 hour टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन। ठीक है, सर्कुलर मोशन इंपॉर्टेंट है, मैं बहुत स्लोली जा रहा हूँ एक्चुअली। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कैन से जेईई एंड नीट पॉइंट ऑफ व्यू। जेईई और नीट में सर्कुलर मोशन अच्छे से आना चाहिए कॉन्सेप्ट। सो आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल। ठीक है, लास्ट 2 मिनट्स में क्या करूंगा, अभी लास्ट के 2-4 मिनट ही बचे हैं, उसमें मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने कल बताया था, आई विल पिक अप 1 or 2 स्टूडेंट्स, उससे मैं आज की टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा एंड यू नीड टू आंसर।